नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक हैं, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसी एग्जाम हैं, उन सबका डिटेल में इसमें कवर करते हैं। साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टीचिंग का हो, या फिर जितने भी फोर्सेस एग्जाम हैं, उन सभी में जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उनको न केवल ये कवर करता है वन लाइनर को, बल्कि कहीं न कहीं आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये क्यों चर्चा में रहे हैं, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस सेशन से आप जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आजकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आपको कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो ये भी हाल है कि अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो भी तभी पूछा जाता है जब वो करंट में चर्चा में रहा है। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन को जानने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर के साथ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएं। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए और इस डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ करने में हमारी मदद करिए और अपने दोस्तों के साथ, नियर वंस के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे न केवल वो उसका फ़ायदा ले सकें, बल्कि कहीं न कहीं उनको ये समझ को और उनके एग्जाम में इनको आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। करंट अफेयर शुरू करने से पहले, क्योंकि आपको लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को लगातार महंगाई की वजह से घेरा जा रहा है और इसका मेन रीजन है तेल की और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होना। तो अभी हाल ही में कुछ देशों ने एक संगठन बनाया है और उन्होंने ये किया है कि उनके जो रिजर्व क्षेत्र में जो तेल रखा है, वो चाहते हैं कि जो विदेश में जो तेल आ रहा है, कच्चा तेल, अगर उसका वो महंगा हो रहा है, तो अपना रिजर्व तेल को यूज करें, जिससे क्या हो कि उनकी कीमतें नीचे आएँ और लोगों को थोड़ा लोगों को सस्ता तेल मिले। तो उसी का आज एक करंट अफेयर में आज टॉपिक आप कवर करेंगे। इसलिए मैंने सोचा आपको ये कवर करा दूं पहले कि भारत में तेल क्षेत्र शोधनशाला यानी रिफाइनरी कहाँ-कहाँ पे लगी हुई हैं और भारत में तेल पाइपलाइन कहाँ-कहाँ पे जाती हैं। तो अगर आपको बता दें सबसे पहले कि जो आप ये देख रहे हैं, इस जो मैप है एनसीईआरटी का, इसमें जो ऐसे बिंदु डॉट वाले इलाके देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र दिखा रहे हैं जहाँ पर संभावना है कि तेल पाया जाए, क्रूड ऑयल, ठीक है। और जो डॉट 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 लाइन जो बनी हुई है, आप जो लाइन ये जो ऐसे देख रहे हो, ये क्या है, ये तेल पाइपलाइन है। और ऐसे डॉट जिसके अंदर कलर नहीं है, केवल ब्लैंक बने हुए हैं, वो क्या है, रिफाइनरीज हैं। और जो ट्राइंगल है वो क्या कर रहे हैं कि ऐसी रिफाइनरी है जो इन फ्यूचर में प्रस्तावित है। तो इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, तो एक बार मैं पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आप नीचे से ऊपर देखिए सबसे पहले। तो भारत में तेल की संभावना है पूर्वी घाट, राजस्थान, इधर आप देखिएगा राजस्थान, गुजरात और मुंबई में, लक्षद्वीप के पास है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। तो अगर आप सबसे देखें तो रिफाइनरी कहाँ लगी हुई है, मुंबई में लगी हुई है, ट्रॉम्बे में लगी हुई है, क्योंकि अरब सागर से यहाँ पे तेल निकाला जाता है और यहाँ पर इनको क्या रिफाइन किया जाता है, इनको संशोधित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। कोयली में यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बरौनी में एक रिफाइनरी लगी हुई है, जो अगर आप चले जाए यहाँ पे बिहार में, ठीक। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप जो नीचे देखिएगा रिफाइनरी कहाँ है, विशाखापट्टनम में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, चेन्नई में लगी हुई है, केरल के कोचीन में लगी हुई है, ठीक है। अगर आप देखें कहाँ कहाँ पर तेल की प्रमुख, आपसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कई बार आता है भारत में जो तेल पाइपलाइन या तेल है, वहां पर उनको दिखाइए, उनको आप मैप में कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देखिएगा कि बेसिकली कहाँ पे है, सूरत में है, अंकलेश्वर में है, कोयली में है, अहमदाबाद में, लखतर में है, बीरम ग्राम में, सलाया में। ये क्षेत्र कहाँ पे है, ये गुजरात और मुंबई पे लगे हुए हैं। और यहाँ से पाइपलाइन जाती है सलाया, सलाया से बीरग्राम, बीरग्राम से मथुरा, मथुरा में रिफाइनरी, इसको रिफाइन किया जाता है और मथुरा से इसको दिल्ली, अम्बाला और जालंधर तक भेज दिया जाता है और करनाल में अभी प्रस्तावित है। इसी तरीके अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें जो पाइपलाइन आती है वो कहाँ से आती है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। नहरकटिया, डिगबोई, मोरान, शिवसागर, जोरहाट, अलीपुर, नूनीमती, पूर्णिया, पूर्णिया आपके बिहार में है, कोलकाता तक पाइपलाइन आती है और पूर्णिया से इसी लाइन चली जाती है कहाँ तक, कानपुर तक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ इस तरीके से भारत में तेल का जो वितरण होता है, तो इसको आप मैप को ध्यान रखिएगा। और आइए अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या क्या है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में लुआंग काओ गांव, जिसको प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गैंडलू की जन्मस्थली माना जाता है, वहां पर रानी गैंडलू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि रानी गैंडलू के बारे में बताइए, तो आपसे क्वेश्चन लगेगा क्या कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जबकि क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाने की कोशिश की जा रही है इनके क्षेत्र में, यहाँ पे बनाने प्रस्तावित किया गया है, तो ये चर्चा में आएगा, तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। सरकार द्वारा खरीदारों के लिए उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद
नए वाहनों की खरीद पर अतिरिक्त रियायत देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विषय पर जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कवाड़ नीति के तहत प्रोत्साहन दिए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद द्वारा लिया गया है। तो अब देखेंगे कवाड़ नीति क्या है, स्क्रैपिंग में क्या पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे कि क्या है, जो आप देख रहे हैं काफी पुराने जर्जर वाहन है उनको रोड से हटाया जा सके। इसके अलावा बात करेंगे हम फिलीपींस द्वारा जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें उन्होंने क्या किया है, वहां पर उनके जो प्रभु संपन्न क्षेत्रता बढ़ रही है चीन की, उसके ऊपर उन्होंने विरोध किया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भारत में तेल की कीमतें जो लगातार ऊपर उछल रही हैं उनको कम करने के लिए अमेरिका, चाइना, जापान और जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको देखते हुए भारत ने क्या किया है, जो अपने इमरजेंसी रिजर्वायर थे यानी कि आपातकालीन जो भंडार थे उनसे लगभग 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी कर दिया जाएगा, ऐसी इन्होंने घोषणा की है, जिससे क्या होगा आगे भविष्य में पेट्रोल और तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। साथ ही साथ कल एक प्रमुख चर्चा के विषय क्या रहा है कि संसद के बजट सत्र में, जो उस टाइम आपको पता होना चाहिए अब शीतकालीन सत्र आ रहा है। भारत के बजट में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले आपका आप जो बजट डालते हैं वो वाला सत्र होता है, दूसरा मानसून, तीसरा होता है शीतकालीन। तो शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक जो डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक है उसको पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि वो जो बिटकॉइन है उसको क्या करेंगे कि उस पर वो कंट्रोल करेंगे, उसकी मान्यता रद्द करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं शेयर मार्केट कल धड़ाम हुआ है, नीचे गिरा है। तो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इसको कल जारी करने की संभावना है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अल सल्वाडोर के बारे में। तो ये आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अल सल्वाडोर आपसे क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन को जो मान्यता देने वाला एकमात्र देश कौन सा अभी तक है, वो अल सल्वाडोर है, जो कि आपको मध्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। उसका मैं आपको दिखाऊंगा लोकेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर बनेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे ताइवान जल डबरू मत यानी स्टेट के बारे में और बात करेंगे भारत गौरव योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं उनका डिटेल में एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के सामान्य निदान पेपर 1 से लिंक है। अगर बात करें रानी गैंडलू के बारे में तो आपसे स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें योगदान करने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है या व्यक्तित्व कौन है, उनका क्या योगदान रहा है, उससे जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहीं ना कहीं रानी गैंडलू के बारे में पूछ लिया जाएगा। राज्यसभा टीवी ने इसका काफी बड़ी कवरेज की है, तो इसलिए काफी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई सरकारी चैनल किसी भी चीज को कवर करता है तो आपके एग्जाम व्यू से क्या हो जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं रानी गैंडलू के बारे में। तो जो यहाँ पे एक प्रस्तावित किया गया है, इनकी जन्मस्थली इनके गांव में क्या किया गया है, एक संग्रहालय बनाने की इस पर पेशकश की जा रही है, जिससे क्या होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई के विभिन्न चरणों में, जैसे वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें कौन कौन से युद्ध हुए, एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ, कुकी विद्रोह हुआ, नागा राज आंदोलन हुआ। इसमें मणिपुर के जो जनजातीय समुदाय थे उनके स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी जितनी वस्तुएं हैं उनको वहां पर न केवल प्रदर्शित किया जाएगा बल्कि उनको संरक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि रानी गैंडलू के बारे में क्या है और मैं आपको बता दूंगा इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले रानी गैंडलू ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये एक न केवल एक राजनेता थी बल्कि एक आध्यात्मिक इंसान भी थी। इनका जन्म अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1915 को हुआ है। वे मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के जेलिया ग्राम जनजाति के रोंगमेई कबीले से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। पहले पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 13 साल की उम्र में वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उस टाइम के धार्मिक नेता हाइपोई जदोनांग, ठीक है, तो ये एक नाम याद रखिएगा, जदोनांग भी से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके साथ ये जुड़ी और उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गई। जदोनांग की अगर बात की जाए तो वो भी रोंगमेई कबीले के सदस्य थे जिसके ये संबंधित हैं और उन्होंने अपने पैतृक नागा धर्म पर आधारित उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, हेरका, ठीक है। कहीं पे हरका पढ़ते हैं, कहीं हेराका पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हेरेका आंदोलन किसने स्टार्ट किया, वो किसने किया, जदोनांग ने किया है, ठीक है। इस आंदोलन का लक्ष्य अगर देखा जाए इस क्षेत्र में दोबारा एक स्वतंत्र नागा साम्राज्य या यूं कहें नागा राज को स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से बाहर खदेड़ना इनका लक्ष्य था। तो जदोनांग में जब ये संपर्क में आई तो रानी गैंडलू क्या हुआ, वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने की तैयार हो चुकी थी। बाद में जदोनांग को फांसी दे दी गई, जिसके बाद में जो आंदोलन की जो बागडोर थी वो रानी गैंडलू ने संभाली और धीरे धीरे धार्मिक से राजनीतिक प्रवृत्ति में चेंज हो गई। रानी गैंडलू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ा हुआ था। 17 अक्टूबर 1932 को रानी गैंडलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हत्या की साजिश करने का आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 14 वर्ष बाद अर्थात 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब रानी गैंडलू को कैसे रिहा कर दिया गया और 17 फरवरी 1993 को रानी गैंडलू का उनके पैतृक गांव लुआंग काओ में क्या हुआ, निधन हुआ।
ये तो था इनका क्या हुआ पूरा हिस्ट्री क्या थी रानी गेल्लू के बारे में, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने कि रानी की उपाधि उन्हें किसने दी, तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने उनकी इस भूमिका को स्वीकार किया और उन्हें पहाड़ों की बेटी और रानी की उपाधि दी। ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि रानी गेल्लू को रानी की उपाधि या पहाड़ियों की बेटी किसने उपाधि दी, वो दी है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। रानी गेंडू उन कुछ महिला राजनीतिक नेताओं में से एक है जिनकी सीमाओं के बावजूद उन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया है। जदोनांग के धार्मिक दृष्टिकोण के विपरीत रानी गेंडू ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी, जबकि जदोनांग क्या करते थे, शांतिपूर्ण समझौते चाहते थे। आइए बात करते हैं सामान्य दिन 2 से लिंक टॉपिक के बारे में। आज जितने भी टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ के लिए और भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, अर्थात वाहन का कबाड़ नीति के बारे में, जिसको वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद द्वारा, जीएसटी जो काउंसिल है उसके द्वारा लाए जाने की प्रस्तावना है। अगर आपसे टॉपिक आता है सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अवकल्पन तथा कार्यान्वयन के लिए कौन से, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पॉलिसी का, उससे कौन से विषय उत्पन्न होते हैं, उनसे लिंक ये टॉपिक है। तो आप देखिए कि कबाड़ में वाहन पड़े रहते हैं, आपने रोड पे देखा होगा कई जर्जर वाहन क्या होते हैं, चलते रहते हैं, काफी धुआं छोड़ते हैं। तो उनके लिए सरकार क्या लाने जा रही है, सरकार लाने जा रही है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो इस नीति की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पुराने वाहन हैं, अगर आपको फिर से आप उन्हें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिटनेस टेस्ट पास करना चाहते हैं तो आप उसको पास करना मस्ट होगा। तो 15 साल से अधिक जो सरकारी वाहन जो पुराने हैं या फिर जो प्राइवेट वाहन है वो 20 साल से अधिक पुराने हैं, उन वाहनों को क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा सरकार द्वारा। और इनको तोड़ने पर क्या किया जाएगा, और हतोत्साहित अगर इनको करना है तो अगर जो 15 साल से और पुराने वाहन है जो 20 साल तक रख सकते हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिए क्या करेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क, अगर आप दोबारा उसको चाहते हैं कि आपको दोबारा से उसको किया जाए, उनको परमिशन दी जाए, तो उनको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा उनको, और रजिस्ट्रेशन शुल्क देगा तो लोग क्या करेंगे, हतोत्साहित होंगे, पुराने वाहनों पर रुपया नहीं खर्च करेंगे। और अगर चाहते हैं कि सरकार ये चाहती है कि ये लोग यहाँ से ये वाहन हटाएं, नए लें, उसके लिए क्या करेगा कि जो रोड टैक्स पड़ता है उस पे जो निजी वाहन है उन पर 25% और जो कॉमर्शियल वाहन है उन पर 15% सरकार का कहना है कि राज्य सरकार क्या करे, उनको रोड टैक्स पे छूट दे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि रोड टैक्स लगाता कौन है, रोड टैक्स लगाती है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार क्या करे, जब भी कोई अपने पुराने वाहन सबमिट करे और नए वाहन उनकी जगह पे ले, तो उन पर रोड टैक्स में छूट दी जाए राज्य सरकार के द्वारा। अगर इस महत्व की बात करें तो वाहन की जो कबाड़ नीति है इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से एक ऐसा वाहन मार्केट में लाना है जो न केवल उपयुक्त हो बल्कि प्रदूषणकारी जो वाहन है उनको क्या करें, सीक्वेंस बेस पे हम क्या करें, हटाकर जो इकोसिस्टम उसको बैलेंस करें। तो पहला उसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को अनुकूल बनाए। दूसरा इनका सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इससे क्या होगा कि जब लगातार वाहन पुराने हटेंगे, नए आएंगे, तो एक साइक्लिक इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि सस्टेनेबल पर्यावरण चीजें बढ़ेंगी। साथ ही साथ इस नीति से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब नए वाहन आएंगे तो उनको बनाया जाएगा, इससे 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। साथ ही साथ लगभग 35,000 क्या होंगे, रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे। तो इतनी जो चीजें अच्छी लग रही है, इतनी भी अच्छी नहीं है। इन पे समस्याएं क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो सरकार दे रही है, जो प्रोत्साहन राशि दे रही है, वो ट्रक जैसे जो कॉमर्शियल वाहन है उनके लिए अभी भी कम है। क्योंकि अगर ऐसा बात की जा रही है, जो 15 साल के जो पुरानी छोटी कारें हैं उनको स्क्रैप करने के लिए क्या करेंगे, अगर आप देते हैं गवर्नमेंट को तो लगभग लोगों को 70,000 का मुनाफा होगा। लेकिन अगर वो इन वाहनों को बेचते हैं तो लगभग ऑन एवरेज ही 95,000 रुपये की बिक जाएंगी। तो 95,000 जो ये चीज़ें बिकेंगी तो कहीं ना कहीं 25,000 का इनको दिख रहा है घाटा। तो इससे पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट कम हो रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो पुराने वाहन हैं उनको ट्रैक करने के लिए, तो उनको पता लगाने के लिए भी अभी हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, अभी कोई भी तरीका नहीं अपनाया है। तो इन सब चीज़ों में देखें, हम चाहें, अगर हमें बैलेंस आपसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए तो करना क्या चाहिए, तो इन सब कारणों को अगर हम देखते हैं तो क्या करें, तो स्क्रैपिंग नीति को जब पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं तो हम जिन वाहनों का जीवन समाप्त हो चुका है, अर्थात जिनकी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हो चुके हैं, जिनका पूरा साल कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर योजनाएं बनाएं, उनको निश्चित ही हटा ही दें। और साथ ही साथ जो माल, जो भाड़ा ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको एक पर्याप्त और उत्साही वित्तीय सहायता दें, जिससे वो मोटिवेट हो पाए अपने पुराने वाहनों को हटाने के लिए। साथ ही साथ हम ये एक और चीज़ देखें कि अगर हम चाहते हैं BS6 जो वाहन मार्केट में आए हैं, जिससे जो क्या करेंगे, पर्यावरण जो सल्फर का उत्सर्जन कम करेंगे, जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है,
तो ये तभी अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा जब हम पुराने जितने वाहन हैं उनके एक बड़े से हिस्से को, बड़े से बेड़े को हम क्या करें, यहाँ से रोड साइड से हटा दें, तो वहाँ पे फायदा मिलेगा। आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि इसी तरीके से जहाज होते हैं उनको भी रिसाइकलिंग के लिए एक कन्वेंशन है। तो जहाज को रिसाइकलिंग करने की, जो पानी वाले जहाज है उनको कौन सी कन्वेंशन है, तो ध्यान रखिए उनकी कन्वेंशन है हांगकांग कन्वेंशन के रूप में उनको जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। बात करेंगे फिलीपींस और चीन के मध्य जो दक्षिणी चीन सागर विवाद है, तो ध्यान रखिएगा भले ही विवाद फिलीपींस के बीच में हो, तो लगातार चर्चा में रहने की वजह से आपको दक्षिणी चीन सागर के आइलैंड और उनकी अवस्थिति पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार चर्चा में बना रहता है। तो फिलीपींस द्वारा दक्षिणी चीन सागर में एक वहां पर प्रवाल द्वीप है जिसको एटोल बोला जाता है। इसका दूसरा थॉमस सोल, जिसे स्थानीय रूप से अयुंगन सोल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कौन सा, एटोल और थॉमस सोल। पर वहां पर क्या किया गया है, फिलीपींस द्वारा तैनात सैनिकों के लिए एक सैन्य पुनः आपूर्ति मिशन फिर से शुरू किया जा रहा है। पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो चीनी तट रक्षकों द्वारा इस प्रवाल द्वीप पर तैनात जो फिलीपींस के सैनिक थे उनको भेजे जाने वाली जो रसद सामग्री थी उसको रोक दिया गया था। तो सीधा कहीं ना कहीं टकराहट बढ़ी है, तो फिलीपींस उसको दोबारा से चालू करना चाहता है। ये टॉपिक भारत के हितों पर विकसित और जो विकासशील देश है वो कौन सी नीतियां बना रहे हैं, उस पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, उससे लिंक टॉपिक है। तो इन सब चीजों को समझने से पहले हम पहले साउथ चाइना सी देख लेते हैं। तो चाइना, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली स्टेट है, इनके बीच में ये फंसा हुआ ये जो इलाका है साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। इसमें आप अगर देखिए, आप ये लोकेशन देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपसे इंपॉर्टेंट आएंगी। जो आपने गोल गोल सर्कल देख रही है रीफ्स हैं, जिसपे क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है कौन, चाइना। तो इसको वो बोल रहा है 9 डैश, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइनें ऐसे उसने डाली है, बोला 9 डैश लाइन है इसके अंदर उसका कब्जा है। तो ध्यान देखिए 9 डैश लाइन कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है। यहाँ पर इंपोर्टेंट जो आइलैंड है वो पार्सले आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, जिसमें चाइना, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, वियतनाम लगातार अपनी संप्रभुता का क्लेम करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो आइलैंड आगे आएंगे, तो ये आपने लोकेशन देख ली। अब अगर आप इसके बारे में देखते हैं तो फिलीपींस ऐसा क्यों कर, लगातार उसने क्यों इतनी दम भर गई, क्योंकि उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का समर्थन हासिल हो चुका है। कुछ समय पूर्व अमेरिका ने एक बयान दिया था कि दक्षिणी चीन सागर में चीन द्वारा जो जो भी कार्रवाई की जा रही है वो क्षेत्र में न केवल अशांति लाएंगी बल्कि स्थिरता की खतरा उत्पन्न करेंगी, क्षेत्र में तनाव बढ़ाएंगी, और जो नेविगेशन सिस्टम है उसकी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। तो ये अमेरिका ने, तो अब देखें दक्षिणी चीन सागर में हमने लोकेशन आपको बताई दी है क्या। तो दक्षिणी चीन सागर दक्षिणी पूर्वी एशिया के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह दक्षिणी चीन के दक्षिण में, मैंने ऊपर आपको बताया, मैप देख लीजिएगा, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में, ब्रुनोई द्वीप के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पर ताइवान एक जलडमरू मध्य, ध्यान रखिए अब यहाँ पढ़ेंगे, जो ताइवान इलाका यहाँ पे है ये वाला, यहाँ की जलडमरू मध्य स्थित है। इस पे यहाँ पर ये पूर्वी चीन सागर और लुजोन स्टेट के मध्य में फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। इस पे जो देखें कौन कौन से देश हैं, जरवाजी चीन गणराज्य, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम इसके लगे हुए देश हैं। यहाँ पर कौन कौन से अगर देखें, जो पार्सेल मैंने आपको बताया, जो पार्सेल ये रहा आपका, ये वाला स्प्रेटली आइलैंड ये रहा, तो इन पे अगर हम दावे करें देखें तो पार्सेल आइलैंड पे चीन, ताइवान, वियतनाम दावा करता है। स्प्रेटली पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनोई, फिलीपींस दावा करता है। यहाँ पर एक और है स्कारबोरा सेल, इस पर फिलीपींस, चीन और ताइवान दावा करता है। वर्ष 2010 की बात करें तो चीन द्वारा जो निर्जन टापू जो मैंने आपको ये दिखाए हैं, ये जो निर्जन टापू है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इस वाले इलाके में यहाँ पे क्या हुआ है, इन पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत लाने के लिए कृत्रिम टापुओं में इसको चेंज कर रहा है, जिसमें हेवन रीफ है, जॉनसन साउथ रीफ है, फेरी क्रॉस है, ये से नाम है। एटॉल के अगर इसमें देखें, ये जो महत्व जो लगातार लड़ाई चल रही है, इस पे 1999 में यानी 1999 में फिलीपींस की नौसेना द्वारा एक चौकी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर कौन सा द्वीप है, अयुंगुन सोल द्वीप की बात है। दूसरा यहाँ पर थॉमस सोल द्वीप है, जिसको बीआरपी सियाद्रा माद्रे के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में लैंडिंग पोस्ट यहाँ पे तैनात किया गया था, जिसका नाम क्या था, बीआरपी सेरा माद्रे। ठीक है, तो उस समय इस एटॉल पर फिलीपींस मरीन क्रॉप्स की छोटी टुकड़ी का कब्जा था। ये जो प्रवाल द्वीप है ये पश्चिमी फिलीपीन सागर में पालावान से लगभग 105 समुद्री मील दूर है। तो ये स्थित है, अगर पालावान की बात की जाए, ये एक मनीला का शब्द है पालावान, इसमें मतलब क्या होता है, दक्षिणी चीन सागर के पूर्वी भाग को वो बोलते हैं पालावान। ठीक है,
ये जो फिलीपींस का है वहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र में आता है। तो मुद्दा क्या है कि दक्षिण चीन सागर में जो चाइना यानी बीजिंग द्वारा कई दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्रों के साथ जो उनकी ओवरलैपिंग हो रही है उस पर वो दावे करते हैं। तो दक्षिण चीन सागर में ब्रुनोई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम अपना अपना लगातार दावा करते रहे हैं। जबकि चीन क्या करता है, यहाँ पे जो जो रिसोर्स इलाके हैं उसमें पूरे समुद्री क्षेत्र पर क्या बोलता है, वो अपना दावा कर देता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि अरबों डॉलर का सालाना व्यापार करने वाले जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं। साथ ही साथ चाइना पर जहाज रोधी मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित सैन्य उपकरणों तैनात करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा चीन द्वारा वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए एक फैसले को भी अनदेखा किया गया है, जिससे चीन द्वारा अधिकांश जल क्षेत्रों पर किए जा रहे ऐतिहासिक दावे पर बिना आधार की लगातार घोषणा की जा रही है, वो अपना कब्जा करता रहता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो जो चीन सागर है इसकी अवस्थिति के कारण सामरिक रूप से न केवल ये महत्वपूर्ण है बल्कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में ये संपर्क कड़ी है। ये मलक्का जलडमरू की सहायता से प्रशांत महासागर हिंद महासागर से जुड़ता है, तो ये ध्यान रखना। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार अगर बात की जाए तो वैश्विक जो नेविगेशन है उसका एक तिहाई भाग दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा अरबों का व्यापार होता है। इसलिए यहाँ पर न केवल ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है बल्कि इसकी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी हो जाती है। तो इसलिए इसके आपकी इसकी लोकेशन, इसके जो मेन मेन द्वीप है उनके बारे में ध्यान रखिएगा। 9-11 के बारे में देखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे आएंगे। इस टाइम सबसे हिटिंग टॉपिक बना हुआ है तेल की जो कीमतें उसके लिए। तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी, तो भारत ने उसके लिए कार्यक्रम चलाया है जो कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन से संबंधित है। तो भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर जितने भी जो रिजर्व स्थित हैं वहाँ की 3 जगहों के लिए लगभग 5.33 मिलियन टन या यूं कहें 38 मिलियन बैरल तेल का यहाँ पर भंडार कर लिया गया है। तो भारत द्वारा पहली बार इस प्रकार के उद्देश्य से तो क्या किया गया है कि उन जो सामरिक पेट्रोलियम जो भंडार हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, जिससे क्या हो आपको आपूर्ति हो और उनकी कीमतें कम आए। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो अमेरिका ने पिछले हफ्ते चीन, भारत और जापान सहित कुछ जो सार्वजनिक तेल की खपत करने वाले देश हैं उनसे ये आह्वान किया था कि वैश्विक ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रयास के तहत कच्चे तेल के स्टॉक में से कुछ तेलों को बाहर निकालने पर विचार करने के साथ उनका उन्होंने अनुरोध किया था कि आप अपने जो रिजर्वायर है उनका तेल यूज कीजिए, जिससे क्या होगा इंटरनेशनल मार्केट में मांग कम आएगी और तेल की कीमतों में कमी आएगी। अगर बात करें पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बारे में और उनके सहयोगी संगठनों द्वारा वो उत्पादन में तेजी लाने हेतु बार बार किए गए अनुरोधों को ठुकराने के बाद अमेरिका ने ये कदम बताया है। अमेरिका चाह रहा था कि आप और तेल निकालें जिससे क्या हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें ना बढ़े, लेकिन वो उत्पादन कर नहीं रहे, तो अमेरिका चाह रहा है कि अपना रिजर्वायर यूज करिए। अगर हम बात करें सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के बारे में, तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या फिर अन्य आपदाओं की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में अगर कोई व्यवधान आता है, कोई जोखिम आता है, उस संकट से निपटने के लिए कच्चे तेल का विशाल भंडार किया जाता है। जैसे आप घर में अगर अनाज थोड़ा रिजर्व करके रखते हैं, अगर कहीं पर कोई कमी आती है तो लोग 5-6 महीने का अनाज कहीं ना कहीं रिजर्व करके रखते हैं। ये पेट्रोलियम भंडार प्रकृति के होते हैं और इन भंडारों में संग्रहित जो कच्चा तेल है उसका उपयोग तेल की कमी की अगर कोई स्थिति होती है, अगर कहीं आपूर्ति नहीं हो पाती है, कहीं युद्ध छिड़ जाते हैं, अगर बाहर से तेल नहीं आ पाता है, क्योंकि आजकल देश को अगर चलाना तो ऊर्जा चाहिए होगी। हो सकता है आपने जिससे युद्ध हो रहा है वही आपसे आपूर्ति कर रहा हो, तो आप अगर तेल की आपूर्ति रोक दे इस दौरान, भारत या कोई भी देश इस प्रकार की स्थिति घोषित की जाने पर इसका यूज कर सके। सामरिक खनिज तेल भंडार सुविधाओं के निर्माण का मैनेजमेंट अगर हम देखें, एक भारत में एक विशेष प्रयोजन कंपनी द्वारा किया जाता है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ठीक है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इसको ISPRL द्वारा किया जाता है, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक बोर्ड है जिसका नाम है तेल उद्योग विकास बोर्ड, उसके पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है। भारत में देखें स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट टाइम ये बात की जा रही है। एक है चंडी खोले, ये कहाँ पे आप देखिए, ये आंध्र प्रदेश में, फिर है विशाखापट्टनम में, उसके अलावा है पैदूर और मैंगलोर में। ठीक है, इन जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो अगर हम देखें इस कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हैं, 1.33 मैट्रिक मिलियन टन, आपको ध्यान रखिएगा इसको तोलने के लिए मैट्रिक मिलियन टन इकाई का यूज किया जाता है। तो ये कहाँ पे है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 1.5 मैट्रिक मिलियन टन कहाँ है, मैंगलोर कर्नाटक में, जो मैंने आपकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई हुई है। और 2.5 मैट्रिक मिलियन टन वो कहाँ पे है, पैदूर कर्नाटक में। तो सबसे बड़ा कहाँ पे है,
पैदूर कर्नाटक में, फिर मैंगलोर कर्नाटक में, फिर कहाँ विशाखापट्टनम में। अगर ऐसा होता है कि सेकंड अगर उनकी कैपेसिटी यूज किया गया, तब फिर हम 4 मेट्रिक मिलियन टन कहाँ से करेंगे? चंडीखोल उड़ीसा से करेंगे। ये उड़ीसा की जो बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बताया था आपको, ये उड़ीसा की जगह है चंडीखोल, और फिर करेंगे पैडूर कर्नाटक में, ठीक है। इस सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के पहले चरण के तहत भारत सरकार द्वारा अपने विशेष उद्देश्यक संभाग अर्थात स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो कहाँ से निकालेगा मैंने आपको बता दिया, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर जो कि उडुपी के निकट है, यहाँ से निकालने की बात की जाएगी। उसके अलावा दूसरा चरण होगा, उसके लिए 6.5 मिलियन मैट्रिक टन का क्षमता वाले चंडीखोल उड़ीसा और पादुर तमिलनाडु में से इनको निकाला जाएगा। ये चीजें मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। आइए बात करते हैं ऐसे तेल की। अगर देखें सामरिक तेल भंडार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लगातार क्या मैंने बता दिया, कीमतें बढ़ रही हैं, मांग बढ़ रही है। तो भारत में सामरिक तेल भंडार क्यों किए गए थे? क्योंकि 1990 में क्या हुआ था आपको बताना चाहिए, खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था और उस समय क्या हुआ था, पेट्रोल और कच्चा तेल आपूर्ति नहीं हो पाई थी ईरान इराक की वजह से। जो आपने देखा होगा मूवी एयरलिफ्ट में दिखाया गया था, जब वहाँ पे युद्ध हो रहा था, सद्दाम हुसैन ने जब लड़ाई की थी वहाँ पे, तो ऊर्जा में व्यवधान ना आए इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सामरिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाई। ऊर्जा असुरक्षा को दूर करने के लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 1998 में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की अवधारणा को गृहीत किया गया। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों की भारत में खपत के बढ़ने के साथ साथ इस तरह के भंडार बनाने संबंधी मामला और मजबूत होते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी संबंधी नया विधेयक लाने की कोशिश करेगी सरकार। इसी से क्या हुआ है, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया है, 1000 पॉइंट नीचे गिरा है। और ये टॉपिक लिंक है आपका सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र से, आपसे लिंक है। तो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश किया गया है। तो अगर आप देखिए खबर आज तक पे छपी आई है कि मोदी सरकार लाएगी क्रिप्टो करेंसी पर बिल, ऐलान के बाद धड़ाम हुआ क्रिप्टो बाजार, ठीक है। तो जिनके पास क्रिप्टो पहले से थी तो उन्हें लगता है अगर ये बैन लग गया तो उनका क्या करेंगे। तो बिटकॉइन है, एंथेरियम है, जोसिक है, ये सारी क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। तो इस बिल में क्या प्रावधान लाने की बात कही जा रही है, इस विधेयक में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने और सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को क्या करना, प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी जो आधिकारिक डिजिटल मुद्रा होगी उसे सुविधाजनक ढांचा तैयार किए जाने संबंधी प्रावधान शामिल होंगे। साथ ही साथ अब तक विधेयक की सटीक रूपरेखा की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और ना ही इन विषयों पर सार्वजनिक रूप से कोई परामर्श किया गया है। तो अभी भी संशय बना हुआ है, पता नहीं कौन सा विधेयक आएगा। अगर भारत में क्रिप्टो करेंसी की हम वर्तमान स्थिति देखें तो क्रिप्टो करेंसी संबंधी मामलों पर गठित एक जो जो आपकी मंत्रालय समिति है, उसमें भारत में राज्य द्वारा जारी की गई जितनी भी आभासी मुद्राएं हैं उनको छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है। जो भारत सरकार चलाए उनको चलने दीजिए, और सरकार के अधीन जो क्रिप्टो करेंसी नहीं है उनको क्या करिए, आप रोक लगाइए। आरबीआई ने भी बाजार में क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर चिंता जताई है और केंद्र को इससे अवगत कराया है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आरबीआई द्वारा वर्ष 2018 के सर्कुलर को अलग करते हुए क्रिप्टो करेंसी के संबंधित सेवाओं को बहाल करने की अनुमति दे दी थी। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी संबंधित सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। तो कुछ ये निर्णय आए हैं। तो आखिर देखें क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरह की डिजिटल मुद्रा होती है। जैसे आपको व्हाट्सएप पे अगर कोई आप मैसेज भेजें, उस मैसेज में अगर आपको कॉइन भेज दें तो वो क्या होगी, डिजिटल मुद्रा होगी। तो कॉइन ऐसे नहीं आसानी जाता, आप सोचा शेयर करें, उसके तरीके हैं। तो जिससे मुद्रा इकाइयों का क्या होगा, उत्पादन को रेगुलेट करने और इनके अंतरण करने स्थापित करने के लिए इनक्रप्शन का यूज किया जाता है। इसमें किसी भी केंद्रीय बैंक का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है और ये स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। अगर देखें क्रिप्टो करेंसी उदाहरण कौन से हैं, बिटकॉइन है, एंथेरियम, ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी उदाहरण है। और हम देखें ब्लॉकचेन पे कार्य कैसे करती है। अगर किसी एक इंसान को क्या चाहिए कि वो एक कोई इंसान ए है, वो बी के पास क्या चाहता है, एक कॉइन भेजना चाहता है, क्रिप्टो करेंसी मुद्रा भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, एक ब्लॉक में क्या करेगा, उसको ट्रांजेक्शन कर देगा। जैसे ही ब्लॉक में ट्रांजेक्शन कर देगा तो उस ब्लॉक का ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा और हर पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि कोई ब्लॉक एक करेंसी भेज रहे हैं और कहाँ जानी है। उसके लिए क्या होगा, चौथे नंबर पर तो क्या होगा, अप्रूवल वो दे देंगे वो नेटवर्क। साथ ही साथ क्या होगा, द ब्लॉक दैट कैन बी एडिड इन द चेन विच प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा, इसमें एक पारदर्शी तरीके से वो रिकॉर्ड आ जाएगा और वो रिकॉर्ड जो बी के पास जाना होगा तो वो बी के ही पास खुलेगा, वहां से पहुंच सकेंगे। इस तरीके से ये क्या करती है, ब्लॉकचेन एक कार्य करता है। अगर हम देखें कि
क्रिप्टो करेंसी पर सरकार लगातार प्रतिबंध क्यों लगाना चाहती है? क्योंकि एक तो क्या बता दिया मैंने, तो ये किसी की संप्रभु क्षेत्र में नहीं आती, तो कोई सरकार इस पे क्या करती है, इसका दावा नहीं कर सकती है, जोखिम के लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, एक ये दिक्कत है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उसमें शेयर मार्केट में दिक्कतें आती हैं, शेयर मार्केट अस्थिर रहता है। अगर एक उदाहरण से समझें तो बिटकॉइन कॉइन का जो मूल था वो दिसंबर 2017 में $20,000 था, और जो 2018 में आके क्या हुआ, 3800 पे आके गिर गया। तो इसमें कितना, आप देखिए कितना जोखिम आ गया, लगभग 8-9 गुना। साथ ही साथ अगर कोई आपसे, अगर आपकी की खो जाती है, उसका प्राइवेसी की जिससे आप खोल सकते हैं, तो आपकी पूरी बिटकॉइन, अगर पासवर्ड भूलते हैं तो वो पूरा लैप्स कर जाएगा, आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेलवेयर जो होते हैं, वायरस आने का खतरा रहता है। साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो काला धन होता है, उसके होने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए सरकार चाहती है इस पे या तो वो रेगुलेट करे या फिर कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाए। बात करेंगे अल सल्वाडोर का बिटकॉइन सिटी के बारे में। तो बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला वर्ल्ड का एकमात्र देश कौन सा है? अल सल्वाडोर है। अब वो क्या चाह रहा है कि ऐसे शहर की निर्माण की कोशिश कर रहा है जहां पर वो क्या है, पूरा शहर क्या हो, बिटकॉइन के बेस पे ही हो। तो अल सल्वाडोर, ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है। तो अल सल्वाडोर के बिटकॉइन सिटी को वित्त पोषित करने के लिए उसने 1 मिलियन अमेरिकी बिटकॉइन बॉन्ड जारी कर दिए हैं। यह शहर कोचगुआ ज्वालामुखी के निकट फोंसेका की खाड़ी, गल्फ और फोंसेका किनारे स्थित होगा। अल सल्वाडोर में टोकापा ज्वालामुखी के बगल में स्थित एक अन्य भूतापीय बिजली संयंत्र में एक पायलट बिटकॉइन खनन उद्यम पहले से यहाँ चल रहा है। तो अगर हम अल सल्वाडोर की देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इसके बीच में एक क्षेत्र है। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है अल सल्वाडोर, ऊपर उसके क्या है, ग्वाटेमाला देश स्थित है। अल सल्वाडोर की राजधानी की बात करें तो सैन सल्वाडोर है। तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन सिटियां बनाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर, ला यहाँ पे आप देखिएगा, गल्फ ऑफ फोंसेका में, ठीक है। बात करेंगे ताइवान जलडमरू मध्य के बारे में, अर्थात ताइवान स्टेट के बारे में। ये एक 110 मील चौड़ा समुद्री चैनल है जो ताइवान द्वीप को किससे अलग करता है? चीन से अलग करता है। यह फार्मोसा जलडमरू मध्य या यूं कहें ताई सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर फालसो आपसे पूछा जाए, फार्मोसा जलडमरू मध्य ये ताइवान का ही नाम है, जो कि ताइवान द्वीप को किससे अलग कर रहा है? चाइना से। ये ताइवान जलडमरू मध्य दक्षिणी चीन सागर का एक हिस्सा है। इसके उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वी चीन सागर में, ऊपर पूर्वी चीन सागर है, नीचे दक्षिणी चीन सागर है। तो जल डमरू मध्य ये करता क्या? जल डमरू मध्य मतलब दो जल निकायों को जोड़ने वाली जो झील या कुछ भी है, ये चीन के दक्षिण पूर्वी भाग के साथ सीमा बनाता है, और चीन के फुजियान प्रांत के पूर्वी भाग से ये लगा हुआ है। इसका आप लोकेशन देख लीजिएगा। ऊपर है ईस्ट चाइना सी, नीचे है साउथ चाइना सी, पूर्व में है पैसिफिक ओशियन। तो चाइना और ताइवान को जोड़ने वाली कौन जगह है? ताइवान स्ट्रेट, जो आप इस तरह यहाँ पे देख रहे हैं। आइए बात करते हैं भारत गौरव योजना के बारे में। तो भारत की एक व्यापक पर्यटन संभावनाओं का दोहन करने हेतु, तो पहले आप बता दीजिए भारत गौरव योजना किसने चलाई है? रेल मंत्रालय ने चलाई है। इस भारत गौरव योजना चलाई है, इसका की गई है। इसके तहत किया क्या जाएगा, ये निजी या राज्य के स्वामित्व में ऑपरेटर द्वारा रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर एक विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ध्यान रखना, भारत गौरव योजना रेल मंत्रालय द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सिख संस्कृति के अहम स्थलों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेनें, भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेनें आज जैसे थीमेटिक और सर्किट निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, संयुक्त उद्यम हो सकते हैं, या कोई यूनियन हो सकती है, वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, भारत गौरव योजना रेल मंत्रालय द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक थीमेटिक बेस्ड योजना है, ये आपको चलाई जा रही है। इसी के साथ आज के जितने करंट अफेयर्स थे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं या आप चाहते हैं कोई दिक्कत है, उसको लिखिए, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।